Let's continue the question paper of 2021 Ayush University of Ophthalmology. The next question is scleritis. Scleritis का हम आंसर किस किस हेडिंग्स में लिखेंगे? फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा, सेकंड इटियोलॉजी, थर्ड पैथोलॉजी होगा, फोर्थ क्लासिफिकेशन, देन फिफ्थ क्लिनिकल फीचर्स एंड सिक्स्थ कॉम्प्लिकेशंस, सेवंथ इन्वेस्टिगेशंस, एट्थ ट्रीटमेंट। ये सारी हेडिंग्स में हम इसका आंसर्स को लिखेंगे। सो इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्क्लेराइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है स्क्लेरा प्रॉपर का, और ये विजुअल इम्पेयरमेंट भी कॉज कर सकता है और लॉस ऑफ आई भी कॉज कर सकता है अगर इनएडिक्वेटली हमने इसे ट्रीट किया, अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो। एल्डरली पेशेंट्स में ये होता है 40 से 70 ईयर्स में, और फीमेल्स ज़्यादा इन्वॉल्व होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, कॉजेज़ क्या होते हैं? फर्स्ट ऑटोइम्यून कोलेजन डिसऑर्डर्स होते हैं, स्पेशली इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है जो मोस्ट कॉमन एसोसिएशन देखा जाता है। दूसरे मेटाबॉलिक डिसीजेस होती हैं ये डिसऑर्डर्स, और इसमें जैसे कि गाउट आ जाता है, थायरोटॉक्सिकोसिस, ये सब आता है। थर्ड कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि क्रॉनिक स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। देन फोर्थ ग्रैन्युलोमेटस डिसीजेस में हो सकता है ये, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी, ये सब। फिफ्थ मिसलेनियस कंडीशन हो सकती है, इसमें वो आ जाता है वॉक्ड कोयानागी हराटा सिंड्रोम में भी ये हो सकता है, VKH सिंड्रोम में। सिक्स्थ सर्जिकली इंड्यूस्ड स्क्लेराइटिस होता है जिसको SIS बोलते हैं, ये विद इन 6 मंथ्स हो जाता है पोस्ट ऑपरेटिवली। सेवेंथ कॉज होता है इडियोपैथिक, इसका कॉज अननोन होता है तो इडियोपैथिक। तो ये सारी इटियोलॉजी हो गई। थर्ड पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या रहता है कि पहले तो क्रोनिक ग्रैन्युलोमेटस डिसऑर्डर होता है जिसमें कि फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो जाता है। उसके बाद सेकंड कोलेजन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, साथ में फिर इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है बाय पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सब का। देन फोर्थ ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाता है, तो ग्रैनुलोमा सराउंडेड रहता है मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिथेलाइड जाइंट सेल्स वगैरह से। तो ये हमने माइक्रो में पहले ही देखा था कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स से सराउंडेड रहता है। इसमें वस्कुलाइटिस भी हो सकता है ग्रैनुलोमा के साथ। नाउ फोर्थ इसका क्लासिफिकेशन देते हैं स्क्लेराइटिस का। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक तो इम्यून मीडिएटेड नॉन इन्फेक्शियस स्क्लेराइटिस होता है, और दूसरा होता है पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस, इन्फेक्शियस स्क्लेराइटिस, सॉरी। तो इम्यून मीडिएटेड नॉन इन्फेक्शियस स्क्लेराइटिस में दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर स्क्लेराइटिस और पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। एंटीरियर स्क्लेराइटिस 98% टाइम होता है, और इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो नॉन नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस होता है और दूसरा नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस होता है। नॉन नेक्रोटाइजिंग 85% टाइम्स होता है, और ये भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है डिफ्यूज और दूसरा होता है नॉड्यूलर। देन नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस 13% टाइम्स होता है, और ये भी दो टाइप्स का होता है, एक तो विथ इन्फ्लेमेशन होता है और दूसरा विदाउट इन्फ्लेमेशन होता है। विदाउट इन्फ्लेमेशन वाले को हम स्क्लेरोमेलेशिया परफरेंस भी बोलते हैं। एंड विथ इन्फ्लेमेशन वाला 3 टाइप्स का होता है, वैसा ऑक्लूसिव होता है, ग्रैनुलोमेटस होता है और सर्जिकली इंड्यूस्ड होता है। देन नेक्स्ट पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस 2% टाइम्स होता है, ये हमने देखा। और लास्ट वाला जो सेकेंड पार्ट था वो था इन्फेक्शियस स्क्लेराइटिस वाला क्लासिफिकेशन। देन स्क्लेराइटिस के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? तो क्लिनिकल फीचर्स को हम अलग अलग हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिम्टम्स, सेकंड साइंस, एंड साइंस हम अलग अलग स्क्लेराइटिस के देखेंगे, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या होता है? पेन होता है पहला तो, पेन मॉडरेट टू सीवियर हो सकता है, डीप और बोरिंग कैरेक्टर का होता है, और पेशेंट जब अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाता है उसकी वजह से। और ये जो पेन है ऑक्यूलर पेन, वो जॉ और टेम्पल में भी रेडिएट कर सकता है। सेकेंड रेडनेस होता है, रेडनेस लोकलाइज्ड या डिफ्यूज हो सकती है। थर्ड फोटोफोबिया होता है और लैक्राइमेशन भी होता है, माइल्ड टू मॉडरेट। देन फोर्थ डिमिनिशन ऑफ विजन होता है, डिमिनिशन ऑफ विजन भी होने लग जाता है, ओकेजनली होता है पर ये हमेशा नहीं। ना साइंस क्या होते हैं? इम्यून मीडिएटेड नॉन इन्फेक्शियस स्क्लेराइटिस के साइंस में क्या आएगा? एंटीरियर स्क्लेराइटिस का देखते हैं पहले।
एंटीरियर स्क्लेराइटिस में नॉन नेक्रोटाइजिंग एंटीरियर स्क्लेराइटिस के क्या साइंस होते हैं? तो नॉन नेक्रोटाइजिंग एंटीरियर स्क्लेराइटिस में नॉन नेक्रोटाइजिंग एंटीरियर डिफ्यूज स्क्लेराइटिस के क्या साइंस होंगे? इन्फ्लेमेटरी एरिया रेज्ड होता है और सैल्मन पिंक टू पर्पल कलर का हो जाता है। तो ये होता है इसका साइन विथ इन्फ्लेमेशन डिफ्यूज स्क्लेराइटिस का, नॉन नेक्रोटाइजिंग एंटीरियर डिफ्यूज स्क्लेराइटिस का। और ये एक क्वाड्रेंट या उससे ज़्यादा का इन्वॉल्व करता है ऑफ द एंटीरियर स्क्लेरा। देन नॉन नेक्रोटाइजिंग एंटीरियर नोड्यूलर स्क्लेराइटिस का क्या साइन होता है? पर्पलिश एलिवेटेड इमूवेबल स्क्लेरल नोड्यूल्स दिखते हैं नियर द लिम्बस। तो इस तरीके के नोड्यूल्स दिखेंगे और कभी कभी वो एक रिंग में भी अरेंज हो जाते हैं। नाउ नेक्रोटाइजिंग एंटीरियर स्क्लेराइटिस के क्या साइंस होते हैं? तो इसमें दो टाइप्स के आएंगे। एक एंटीरियर नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस विथ इन्फ्लेमेशन वाला आएगा, तो उसका क्या साइन होगा? एरियाज ऑफ इन्फेक्शन हो जाते हैं ड्यू टू वस्कुलाइटिस। वस्कुलाइटिस होता है इसलिए एरियाज ऑफ इन्फेक्शन रहता है इसमें, और साथ में नेक्रोस्ड एरिया थिन आउट हो जाता है और स्क्लेरा ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है। नाउ दूसरा एंटीरियर नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस विदाउट इन्फ्लेमेशन आएगा, तो उसमें क्या होता है? येलोइश पैच हो जाता है, मेल्टिंग स्क्लेरा का येलोइश पैच दिखता है इसमें। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ यूजुअली होता है ये वाला स्क्लेराइटिस। नाउ पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस के क्या साइंस होंगे? ये स्क्लेरा को इन्वॉल्व करता है बिहाइंड द इक्वेटर। तो इसमें क्या रहता है? एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट दिखेगा, मैक्यूलर ईडिमा भी दिखेगा, और तीसरा लिमिटेशन ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट्स, ऑक्यूलर मूवमेंट लिमिटेड हो जाएंगी। ना इन्फेक्शस स्क्लेराइटिस के क्या साइंस होते हैं? यह काउंट करता है 5 to 10% ऑफ केसेस, काफ़ी कम परसेंट को इन्वॉल्व करता है, और अर्ली स्टेज में इसका डायग्नोसिस डिफ़िकल्ट होता है। अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन जो है ना नॉन इन्फेक्शस स्क्लेराइटिस जैसा ही होता है शुरू में। तीसरा पॉइंट क्या है? स्क्लेराइटिस विथ प्यूरुलेंट एक्सुडेट्स होता है, ये प्यूरुलेंट एक्सुडेट्स इसमें दिखते हैं। और ये चौथा पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फिस्टुले, फिस्टुले का फॉर्मेशन कर देता है, पेनफुल नोड्यूल्स भी आ जाते हैं और कंजक्टिवा स्क्लेरा अल्सर्स भी रहते हैं। नाउ सिक्स्थ, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं स्क्लेराइटिस के? तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट हो सकता है, सेकेंडरी ग्लॉकोमा हो सकता है, और स्क्लेरोसिंग केराटिटिस भी हो सकता है। देन सेवंथ हेडिंग क्या है? इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करेंगे स्क्लेराइटिस को डायग्नोस करने के लिए? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट TLC करेंगे, DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, और एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR करेंगे, मतलब ब्लड से रिलेटेड टेस्ट करेंगे। VDRL करेंगे फॉर सिफेलिस। देन थर्ड, सेरम यूरिक एसिड करेंगे गाउट के लिए। देन फोर्थ, यूरिन एनालिसिस करेंगे। देन फिफ्थ, एक्सरे करेंगे चेस्ट का और पैरानेजल साइनसेस का, ताकि हम रूल आउट कर सके फॉरेन बॉडी को, स्पेशली जिसमें नोड्यूलर स्क्लेराइटिस हो रहा है ना जिन पेशेंट्स में, उनमें। सेरम लेवल्स हम देखते हैं क्योंकि वो भी देखना होता है हमें इम्यून रिएक्शन कैसा दे रहा है बॉडी, उसके लिए। नाउ एट्थ हेडिंग है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट नॉन इन्फेक्शस स्क्लेराइटिस का कैसे करते हैं? नॉन इन्फेक्शस में दो आएगा, नॉन नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस और नेक्रोटाइजिंग। तो नॉन नेक्रोटाइजिंग का कैसे करते हैं? टॉपिकल स्टेरॉइड ऑय ड्रॉप्स देते हैं हम, और दूसरा सिस्टमिक इंडोमेथाइसिन देते हैं, ये 75 mg देते हैं दिन में 2 बार। दूसरा नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? पहला तो टॉपिकल स्टेरॉइड्स देते हैं, दूसरा ओरल स्टेरॉइड्स देते हैं, तीसरा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स देते हैं जैसे कि मीथोट्रेक्सेट, जिसमें नॉन रिस्पॉन्सिव केसेस है ना उनमें देते हैं ये। सब कंजक्टाइवल स्टेरॉइड्स भी देते हैं हम, पर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है क्योंकि ये स्क्लेरल थिनिंग को लीड कर सकता है, परफोरेशन को। हाँ, सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? स्क्लेरल पैच ग्राफ्ट को लगाते हैं हम, ताकि हम ग्लोब की इंटीग्रिटी को प्रिजर्व कर सकें एक्सटेंसिव स्क्लेरल मेल्ट और थिनिंग के केस में। नाउ इन्फेक्शस स्क्लेराइटिस का क्या ट्रीटमेंट होता है? एक तो एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी देते हैं टॉपिकल और ओरल एजेंट्स के थ्रू, और दूसरा सर्जिकल डिब्राइडमेंट करते हैं। इसका यूज़फुल क्या होता है ये सर्जिकल डिब्राइडमेंट? क्योंकि डीबल्किंग कर देता है ये इन्फेक्टेड स्क्लेरल टिश्यू को। तो इन्फेक्टेड स्क्लेरल टिश्यू जो होता है ना वो कम हो जाता है,
और साथ में इफ़ेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स को भी फैसिलिटेट करता है। एंटीबायोटिक्स का इफ़ेक्ट और ज़्यादा होने लगता है क्योंकि ऐसे डेड टिश्यू हट गया तो फिर ज़्यादा इफेक्टिव होगा एंटीबायोटिक इन द लिविंग टिश्यू। तो ये हमने डिस्कस किया स्क्लेराइटिस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चंस 2021 के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।